नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कि बिहार का हिस्ट्री जो 3 भागों में बांटा गया है, मूलतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इन तीनों को पहले अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। उसके बाद तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो बिहार का प्राचीन इतिहास है या भारत का जो प्राचीन इतिहास है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। इसको मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, उसके बाद दूसरा विदेशी यात्रा विवरण, ठीक है। और तीसरा जो है साहित्यिक साक्ष्य। तो आप लोगों का सवाल होगा कि जो ये पुरातात्विक बांटा जा रहा है समय के अनुसार, इसको कैसे कैसे आपने बांटा है। तो इसको आगे मैं अच्छे से बताऊंगा कि जो 3 तरह के पीरियड होते हैं उसको किस किस इरा में और कौन कौन समय से कौन कौन समय तक बांटा जाता है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, जो हमारा प्राचीन इतिहास का स्रोत है मुख्यतः 3 चीज़ों से संग्रहित हुआ है: पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें मुख्यतः क्या क्या है। तो इसमें भौतिक अवशेष, ठीक है, उसके बाद सिक्के, उसके बाद अभिलेख, फिर मूर्तियां। मुख्यतः ये 4 होंगे, ठीक है, जिससे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं विदेशी यात्रा को ध्यान में रखा जाए तो यूनानी यात्री भारत में आए, उसके बाद रोमन यात्री आए, अरबी आए और चीनी यात्री आए, ठीक है। तो इन्होंने जो यहाँ पे अपना समय व्यतीत किया और उसे किसी पुस्तक में लिखा या कहीं संग्रह किया, तो इसी सब साक्ष्यों के अनुसार हमें अपने भारत के प्राचीन इतिहास का स्रोत प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है धार्मिक साहित्य, ठीक है। इसमें मूलतः जो गैर ब्राह्मण थे, जिसमें बौद्ध और जैन, ये दोनों धर्म से जो ग्रंथ संबंधित हैं, उसमें जो वहाँ का वृत्तांत लिखा गया, उस समय का सामाजिक परिदृश्य का, उससे भी हमें प्राचीन इतिहास का स्रोत प्राप्त होता है। वहीं जो हमारा साहित्यिक साक्ष्य है, इसमें जैसे विभिन्न राजाओं ने अपने समय में क्या क्या कार्य किया, उसका भी एक संग्रह है। जैसे राजतरंगिणी, उसके बाद हर्षचरित्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके बाद संगम साहित्य। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे साहित्य का जो साक्ष्य था उसको 2 भागों में बांटा गया। कौन से? धार्मिक साक्ष्य और गैर धार्मिक साक्ष्य। धार्मिक में आ जाता है गैर ब्राह्मण, जिसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ मुख्य थे। और वहीं जो गैर धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें भी हमने बताया राजतरंगिणी, उसके बाद हर्षचरित्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, ठीक है। वो छूट रहा था, इसी के लिए मैंने इसे दोबारा से बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है, उसमें वेद, उपनिषद, आरण्य, स्मृति,
इन सभी चीज़ों का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, इसी से हमें अपने देश का प्राचीन इतिहास का स्रोत प्राप्त होता है और इसी से बिहार का भी स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः कहा जा रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, जिसमें जो सामग्री है, सिक्के हैं, अभिलेख है, भवन, मूर्ति, चित्रकला, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में। ठीक है, जैसे पुरातात्विक उत्खनन दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं ऊर्ध्वाधर जो उत्खनन है उससे किसी संस्कृति का काल जाना जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, वहीं उत्खनन से प्राप्त हुए वस्तु का आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक, ये याद रखिएगा टर्म, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। अब सिक्का के बारे में देख लेते हैं। सिक्का के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। ठीक है, भारत के प्रारंभिक सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई भी लेख नहीं होता था। ठीक है, लेख नहीं होता था। वहीं इसमें जो आकृति होती थी वो मछली, हाथी, पेड़, पौधे, इन्हीं से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण शासकों ने। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने। ये बस देखा जा रहा है, आगे विस्तार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होइए, अभी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, अभी पूरा इरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सदी तक प्राचीन कालीन इतिहास है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास है, उसके आधुनिक कालीन इतिहास है, तीनों का वर्गीकरण किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्राचीन को शुरू करेंगे। ऋग वैदिक काल, वैदिक काल पढ़ेंगे, उसका उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद हड़प्पा काल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संगम कालीन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मध्यकाल में आएंगे, जो बाहर से लोग आने लगे, मुस्लिमों का आगमन हो गया भारत में, लूट होने लगा, उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने शासन शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं। सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किसने किए, तो कुषाण शासकों ने। शीशे एवं टीन के सिक्के चलाए गए सातवाहन शासकों द्वारा। सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए मौर्य शासकों द्वारा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसे आपके साथ साझा करना था। ठीक है, जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उसके शासक, तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश से संबंधित हैं। उनके बारे में जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो प्रयाग प्रशस्ति या भानुगुप्त ऐरण अभिलेख, ठीक है, जो सागर मध्य प्रदेश में है। फिर रुद्रदामन शक वंश के समय में बनाया गया ये अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, जो गुजरात में है। स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित थे, वो भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है। खारवेल कलिंग जो हाथी गुफा अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय जो ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, राजा भोज प्रथम जो ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश से संबंधित है। विजय सेन जो देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित है। वहीं हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित है और मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से संबंधित है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इससे निरंतर सवाल आता रहता है क्वेश्चन जो एग्जाम में। यशोधर्मन, ठीक है, ये मालवा नरेश थे जो मंदसौर प्रशस्ति से संबंधित थे। उसके बाद गौतमी बलश्री जो सातवाहन से थे, वो नासिक अभिलेख से संबंधित थे। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक थे। तो इसमें कुछ चीज़ें और कही जाती है, जो स्थानीय और सीमा पार लेन देन में सिक्के का उपयोग किया जाता था। शासक, राजवंशों और उनके शासन की सीमा के बारे में जानकारी दी जाती थी। ठीक है, जो सिक्का था उससे शासक, राजवंश और उनके संबंधित क्षेत्र की जानकारी मिलती थी। उसके बाद और भी कला के क्षेत्र में जो उनका विकास था, उनका रूप था, किस तरह के वो पिक्चर्स बनाते थे। कुछ लोग शुरुआत में छोटा पिक्चर बनाने लगे, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पहले पेड़ पौधे का आकृति आया, फिर जानवरों का आकृति आया, फिर मनुष्य का आकृति आया। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। और जो ये लोग जो विदेशी यात्री थे, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिखाया। जो हमारे प्राचीन स्रोत हैं
प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं वो इनसे भी संबंधित हैं, इनके द्वारा भी एकत्र किए गए जानकारी से हमारा इतिहास का स्रोत मिलता है। जैसे हेरोडोटस जो है इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, तो ये जो पुस्तक लिखा गया इसमें भारत का भी विवरण था। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने इंडिका की रचना की, इंडिका पुस्तक की रचना की। स्ट्रैबो इन्होंने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक मान लिया था, ठीक है। फिर टॉलमी कौन थे? उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफी में प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी दी, ठीक है। वहीं जो चीनी यात्री थे फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग और चाओजू कुआ, तो फाहियान जो थे 399 से 414 ईस्वी में आए थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। उनकी रचना फोगुओजी है जो फाहियान ने लिखी है, फोगुओजी। इसमें भारत के सामाजिक, देखिए यहाँ जो परिदृश्य दिखा गया है इन पुस्तक में भारत का सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का विवरण किया गया है, ठीक है। वहीं हुएनसांग जो आए तो 629 से 645 ईस्वी के समय में आए थे। उस समय जो भारत में शासन था हर्षवर्धन का था, वो उनकी रचना जो है वो है शियुकी। हुएनसांग की जो रचना है उसे शियुकी कहते हैं। वहीं इत्सिंग जो आए वे 671 से 693 ईस्वी में आए। उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण भी किया। वहीं चाओजुकुआ 1225, ठीक है, 1225 से 1254 तक उन्होंने चीनी अरबी व्यापार का विवरण दिया था। वहीं रोमन जो लेखक आए प्लिनी, इन्होंने अपनी रचना नेचुरल हिस्ट्री में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों का विवरण दिया। वहीं अरबी लेखक जो थे सुलेमान, इसकी रचना सिलसिला उत तवारीख है जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन है। वहीं अलविलादुरी जो 9वीं शताब्दी में आए, उनकी रचना फतुहल बुल्दान थी। इसमें भारत पर अरब के आक्रमण का विवरण है। तो इसमें उस समय के जितने भी विदेशी यात्री हैं ना, वो उस समय का विवरण देते गए, भारतीय समाज का, भारतीय परिदृश्य का, भारत में कौन शासन कर रहा है, किस रूप में शासन कर रहा है, और उसके बाद कौन सा धर्म अपनाए हुए है, वो हिंसा कर रहा है या अहिंसा कर रहा है, सारी चीज़ें, कैसे उनका जो शासन करने का संरचना है, ये सारी चीज़ों का विवरण इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे अलमसूदी जो 957 ईस्वी में आए, उनकी रचना महल जहान थी। इसमें उन्होंने प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन किया है। अलबरूनी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अलबरूनी जो थे वो 1024 से 1030 ईस्वी में, ये गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे, ये भी याद रखिएगा, मैथमेटिशियन थे और ज्योतिषविद थे। यह महमूद गजनबी के साथ आए थे, तब महमूद गजनबी ने सोमनाथ आक्रमण किया था। और ये जैसे ही मैं ईरा भी पढ़ाऊँगा ना तीनों, उसके बाद साथ साथ भारत का इतिहास के साथ साथ बिहार का इतिहास भी इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा, और बिहार के किन क्षेत्रों में इनके साक्ष्य मिले हैं और क्या मिले हैं, हर चीज़ हम लोग विस्तार से देखते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख साहित्य रचनाएं, ठीक है, जो हमें अपने इतिहास को एकत्रित करने में, जो प्राचीन इतिहास है उसे एकत्रित करने में इन साहित्यिक रचनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जैसे राष्ट्राध्यायी जो पाणिनि के द्वारा रचित है, जिसमें व्याकरण ग्रंथ है। उसके बाद कथा सरित सागर जो सोमदेव के द्वारा रचित है, मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। महाभाष्य जो पतंजलि द्वारा रचित है, पुष्यमित्र शुंग के विषय में लिखा गया है। बृहद कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा हुआ है, मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जो मौर्य काल की जानकारी प्रदान करता है। वहीं नीतिसार कामंदन जो गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मालविकाग्नि मित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया शुंग वंश के बारे में लिखता है। वहीं ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यिक रचनाएं हैं, ठीक है। ये हमेशा हर साल सवाल आते हैं, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसे याद करना निश्चित है, ठीक है। तो मृच्छकटिकम जो शूद्र के द्वारा लिखा गया गुप्तकालीन समाज का वर्णन। उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित की उपलब्धियों का वर्णन किया गया। रामचरित जो संध्याकार नंदी जो बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया
जिसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन करता है। फिर राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखा वो कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, साहित्यिक विवरण में और भी कुछ चीज़ ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि 4 वेद हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और भी जो स्रोत हैं, महाभारत हो गए, उसके बाद धर्मसूत्र हो गए, महाकाव्य हो गया, जैन बौद्ध ग्रंथ हो गए। तो ये विभिन्न चीज़ों के द्वारा ही हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान होती है। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग जो देखेंगे, जैसे प्राचीन भारत है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, जिसे पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक हो गया, उसके बाद ऐतिहासिक हो गया। तो इसको पूरे बेहतर तरीके से समझा जाएगा। जैसे ये पूरा पाषाण हो गया, उसके बाद ये मध्य पाषाण हो गया, उसके बाद नव पाषाण हो गया। ठीक है, आज मेरा फर्स्ट डे है, ये थोड़ा चेंजिंग किया हूँ, इसी के लिए यहाँ पे राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, इसको विस्तार से कल समझेंगे। ठीक है, ये 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसको विस्तार से समझेंगे कल। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।